नमस्कार, मैं पंडित सतीश शर्मा। आज अरविंद केजरीवाल की चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल का उत्थान और पतन एक रोचक हिस्ट्री है। अपार लोकप्रियता और उसके बाद अलोकप्रिय हो जाना। हम लोग ये मान कर चलते हैं कि अन्ना हजारे के आंदोलन से जो रत्न पैदा हुए उनमें अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, दिल्ली की वो आईपीएस अधिकारी जो बाद में गवर्नर बनी, किरण बेदी, और कुछ और। ये देखना बड़ा अद्भुत था कि भारत में एक नए सितारे का उदय हो रहा है और कुछ लोग ऐसा सोचने लगे थे कि जिस शक्ति के साथ इस सितारे का उदय हो रहा है वो सारे भारत को जीत लेगा, शासन में आ जाएगा। दूसरी तरफ मेरे जैसे ज्योतिषी जो इन सारे सितारों पर, चाहे वो राजनीति के हों, चाहे वो फिल्म के हों, चाहे वो क्रिकेट के हों, एक बड़ी तीखी नज़र रखते हैं कि कब किसका उठान हो रहा है और कौन पतन की ओर अग्रसर है। हम ज्योतिषी हैं, 100 साल आगे की सोचते हैं। एक आम आदमी साल 6 महीने से आगे की नहीं सोच पाता। हमारी नज़र उन महादशाओं पर होती है जो उसको इस जीवन में फल देने वाला होती है। अरविंद केजरीवाल की जन्म पत्रिका 1968 का जन्म है उनका, 16 अगस्त का, वृषभ लग्न की है। देश के अधिकांश ज्योतिषी वृषभ लग्न मानते हैं। समय को लेकर थोड़ा थोड़ा मतभेद हैं, तो हम इसी जन्म पत्रिका पर, जो कि वृषभ लग्न की है, विचार करेंगे। अक्टूबर 2023 के बाद वो बृहस्पति महादशा और राहु की अंतर्दशा में चल रहे हैं। राहु आप जानते ही हैं, जितने भी षड्यंत्र हैं, छल छिद्र हैं, धोखा फरेब हैं, चीटिंग है, दोस्ती का टूटना है, अपराध हैं, अगर राहु शुभ न हो तो लाके देते हैं। इनकी जन्म पत्रिका में चांडाल योग तो नहीं है, गुरु चांडाल योग तो नहीं है, परंतु ज्योतिषियों में एक विश्वास है कि जब बृहस्पति की महादशा में और राहु की अंतर्दशा आती है तो गुरु चंडाल योग का कुछ ना कुछ प्रतिशत असर जरूर मिलता है। केजरीवाल बहुत देख प्रतिभा के धनी हैं, महान योजनाकार हैं, पर राहु जब आते हैं तो षड्यंत्रकारी बना देते हैं। अब जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं उनसे पता चलता है कि उनकी ये योजनाएं जो अब प्रकट हुई हैं उनका सूत्रपात तो 2010 के बाद से ही होने लगा था, 2014 के बाद बहुत तेज हो गया। तो मैं कुछ उनके अच्छे योगों की चर्चा करता हूं। मैंने लैपटॉप पर उनकी जन्म पत्रिका निकाली हुई है और बाद में बताऊंगा कौन से खराब योग हैं जो उनके पतन का कारण बन गए। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में चौथे भाव में बुध, शुक्र और गुरु एक साथ बैठे। मिलियंस ऑफ मिलियंस जन्म पत्रिकाओं में ये तीनों शुभ ग्रह एक साथ बैठे नहीं मिलते, यहाँ है इनकी जन्म पत्रिका में। चौथा भाव लोकप्रियता का होता है, सत्ताधिकार का होता है, क्षेत्राधिकार पर आधारित राजयोग होता है और अपार लोकप्रियता का होता है और तमाम किस्म की कलाकारियां उनमें होती हैं। उनमें हिप्नोटिक पावर्स आ जाती हैं, दे कैन मेस्मराइज पीपल। उनकी वाणी में दम होता है, लोग उनका भरोसा करने लगते हैं। परंतु जिस तरह से उन्होंने अन्ना हजारे के खड़े किए हुए आंदोलन को हैक कर लिया, अब अन्ना हजारे तो बेचारे रह गए, केजरीवाल सत्ताधीश हो गए। तब वो कहते थे गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, आम आदमी बने रहेंगे, खास नहीं बने रहेंगे, जनता में जाएंगे, पानी की समस्या हल कर देंगे, बिजली फ्री देंगे,
ये सब बातें उन्होंने लोकप्रिय नारे दिए, सफल भी हुए। दिल्ली में एक बहुत बड़ा वर्ग उनका वोटर क्लास हो गया। परंतु उनको ये नहीं पता था कि तुम फ्री बिजली और फ्री पानी दोगे तो वो बजट कहाँ से आएगा, वो किसी न किसी दूसरे बजट को काटेगा। देखिए, जब विश्लेषण किया जाता है तो ये बातें सामने आती हैं। और सारा जब बजट खत्म हो जाए तब आप केंद्र सरकार से मांग करो कि हमारे कर्मचारियों के पास वेतन नहीं है। केंद्र सरकार बोले तुम्हारा बजट तो तुमने टीवी पे खर्च कर दिया, फ्री बिजली पानी पे कर दिया, अपने संसाधनों से ही हर गवर्नमेंट चलती है। तो ये सब बातें थी। अब क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? देखिए, ग्रह तो अपना काम करते ही हैं, और ऊपर से हम जानते हैं कि भाग्य बल की लड़ाई में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ये चौकड़ी परास्त हो गई है। संजय जैन, सब चारों पांचों मंत्री ज्यादातर अंदर हो गए, जो खास दोस्त मंडली थी। और केंद्रीय एजेंसियां तो हर गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। आज नहीं होता कल करती, कल कांग्रेस गवर्नमेंट आती तो करती। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ केजरीवाल ने जो आंदोलन किए उसमें उन्होंने वही मुद्दे उठाए जो आज दूसरे दल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उठा रहे हैं। आइए हम एक तकनीकी विश्लेषण करते हैं उनकी जनपत्रिका को देखते हुए। मेरी नज़रें कुछ मिनट के लिए लैपटॉप पर रहेंगी, फिर आपसे मुखातिब होऊंगा, बोलता रहूँगा। गुरु महादशा और राहु अंतर्दशा। गुरु से राहु 8वें भाव में बैठे हैं केजरीवाल की कुंडली में, 11वें भाव में। दो ग्रह जब षष्टाष्टक में होते हैं, एक दूसरे से 6ठे 8वें में होते हैं, यानी राहु से गुरु 6ठे, गुरु से राहु 8वें, तो वे अशुभ परिणाम देते हैं। अशुभ, और ग्रह भी कौन से, जो एक दूसरे के जड़ से विरोधी हैं। गुरु और राहु, गुरु गुरु हैं और राहु को चांडाल माना जाता है। तो दूसरा, उनके 10वें शनि नीच राशि में बैठे हैं वक्री होके 12वें भाव में। जिस दिन ये घटना हुई उनकी गिरफ्तारी की, 21 मार्च के दिन, 21 मार्च 2024 के दिन, गुरु महादशा, राहु अंतर्दशा, गुरु प्रत्यंतर, पुनः अष्टमेश गुरु जो अशुभ है वृषभ लग्न के लिए, और सूक्ष्म दशा शनि की आ गई। उस दिन प्राण दशा बुध की थी, महान अशुभ योग था। तो करेला और नीम चढ़ा। मंगल राशि में इन्होंने संघर्ष तो किया, पर मंगल अस्त है इनकी कुंडली में। और जो अशुभ योग है कि 12वें शनि है, शनि तो जेल भेजने का काम करते हैं, 12वें भाव के ग्रह जेल भेजने का काम करते हैं। वहाँ चंद्रमा भी हैं। मेष के चंद्रमा को हमारे गुरु कहा करते थे तस्कर है, दूसरे का माल हड़प जाने वाला। तो खैर, 12वें भाव में वक्री शनि नीच राशि के मतलब यह है कि विदेशों से संबंध, विदेशों से पैसा आना, षड्यंत्र, जेल, उधारी का चुकाना और उधारी का ना चुकाना, ये सारे विषय देखे जाते हैं। ये घटना तो आनी थी। और अभी तो शनि की सूक्ष्म दशा ही थी। शनि की जब महादशा आएगी उनको मार्च 2026 के बाद, तब क्या होगा, बहुत बड़े परिणाम आएंगे। आइए हम एक चर्चा करेंगे उनका उत्थान क्यों हुआ। उनको बृहस्पति महादशा मार्च 2010 से प्रारंभ हुई। अष्टमेश हैं बृहस्पति, वृषभ लग्न के लिए अशुभ माने जाते हैं, इसलिए वो एक ऐसा काम कराएंगे जिससे उनका इतना उत्थान हो, जिससे जब उनका पतन हो वो भी एक दृष्टांत हो जाए। दो काम है इस कुंडली में। शुक्र है कि उनके दशम में शनि नहीं है, जैसा कि हिटलर के था, नेपोलियन बोनापार्ट का था। दशम भाव में जब शनि होते हैं तो इतना बड़ा उत्थान होता है, इतना बड़ा उत्थान होता है हिमालय जैसा, और पतन भी हिमालय जैसा होता है। यहाँ वो तो नहीं हुआ, पर उनके इस समय दशमेश दशम में है शनि गोचर कर रहे हैं। और जब ये शनि अभी थोड़ा दिन पहले तक अस्त थे, इन्होंने वो पृष्ठभूमि रच दी थी, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस तैयार कर दिए थे, वो ईडी को वो कागजात दे दिए थे,
वो लोग पकड़े जा चुके थे, बरामदगी हो चुकी थी, जो उनको जेल तक पहुंचाने में मदद करती। केजरीवाल अपार आत्मविश्वास के धनी हैं, यहां वो मात खा गए। उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, परंतु देश में उनसे ज़्यादा बड़े प्रतिभाशाली लोग मौजूद हैं, ज़्यादा बड़े कूटनीति वाले, ज़्यादा बड़े योजनाकार। और जब षड्यंत्र कानून का रूप ले ले, जैसे पुलिस छापा मारती है तो वो भी षड्यंत्र, पर वो कानून का सहारा लेकर की गई कार्रवाई है। यहाँ वो ईडी और सीबीआई से नहीं जीत सकते, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर आधारित व्यवस्था है। अगर वो लोग कच्चा काम करेंगे तो मारे जाएंगे, अदालतें उनको रगड़ देंगी। यहाँ इन्होंने इतना पक्का काम कर लिया है कि मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल अगले 10-12 साल तक तड़पते रहेंगे। रोज अदालत जाएंगे, अदालतें कभी मदद कर देंगी, कभी खिलाफ फैसला देंगी, पर वो इस जाल से नहीं निकल सकेंगे। और इस उनके पतन काल में नए सितारों का उदय होगा, और जाहिर है कि वो सितारे बाद में इनकी ज़मीन को दोबारा नहीं जमने देंगे। बृहस्पति शानदार यूं हुए शुरू में कि चतुर्थ भाव में बुध और शुक्र के साथ गुरु बैठे हैं। ये तो मिलियंस हॉरोस्कोप में किसी एक में मिलने वाला योग है, क्योंकि वो लग्न शुक्र के साथ बैठे हैं और पंचमेश बुध के साथ बैठे हैं। अत्यंत शुभकारी और योग कारक ग्रहों के साथ गुरु बैठने के कारण एक बार तो शुभ परिणाम दे गए। उस पर दशमेश दशम में चल रहे हैं। साल 2 साल 3 साल पहले जब मकर राशि में शनि थे, जब भाग्येश भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे, तो ज्योतिषियों का कहना है कि जब भाग्येश भाग्य भाव में होगा तब भाग्य नहीं फलेगा तो कब फलेगा। इनको पंजाब भी मिल गया कुछ सालों में, इनका विस्तार अन्य राज्यों में भी हुआ। ये जरूर है कि बहुत सारे राज्यों में इनके लोगों की जमानतें तक जब्त हो गई। तो गुरु ने शुरू में बहुत शुभ फल दिया, पर जब अष्टमेश की दशा होती है, अष्टमेश जीवन के सारे छिद्रों को सामने ला देते हैं। आते हुए तो मालामाल कर सकते हैं, बड़ा धन दिलाते हैं, विदेशी पैसा दिलाते हैं, परंतु जाते जाते थाली को बिखेर जाएंगे। समझे आप? गुरु में राहु अंतरदशा इनकी अंतिम दशा इस महादशा की, और इस अंतरदशा में उन्होंने वो काम कर दिया कि इनका खाया पिया सब निकल जाएगा। अशुभकारी योग क्या है? गुरु का राहु से 6-8 में बैठना, शनि का केतु से 6-8 में बैठना, दशमेश शनि का 12वें भाव में वक्री होकर नीच राशि में बैठना। और जब हम और सूक्ष्म विचारण करते हैं इनकी जन्म पत्रिका का, तो इनकी नवांश कुंडली में भी शनि वक्री हैं, नीच राशि में है और 12वें भाव में ही बैठे हैं। उस पर मंगल और शनि वहाँ भी आमने सामने हैं, तो ये खराब है। 6, 8वें 12वें नवांश कुंडली के 6, 8वें 12वें भाव में तीनों पाप ग्रह हैं। 12वें में शनि है नीच राशि में, 6ठे में मंगल है, और 8वें भाव में नीच राशि के राहु है। वही राहु जो इस समय परिणाम दे रहे हैं। फिर राजयोग जिन लोगों की कुंडली में है, उनका विचारण करने के लिए हमको दशांश कुंडली का अध्ययन जरूर करना चाहिए। लग्न का 10वां हिस्सा दशांश कहलाता है, और राजयोगों का सूक्ष्म विवरण लेना हो, राजयोग की प्राप्ति, उत्थान या पतन, वो दशांश कुंडली से किया जाता है। इनकी दशांश कुंडली तो सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। मिथुन लग्न की कुंडली है दशांश कुंडली, उसमें दशमेश है बृहस्पति, जिनकी की महादशा चल रही है, और आश्चर्यजनक रूप से उनके दशमेश बृहस्पति दशांश कुंडली में 8वें भाव में नीच राशि में चले गए। क्या अद्भुत लीला है ऊपर वाले की, हम लोगों को पहले ही समझ लेना चाहिए था कि जन्मपत्रिका के मूल जन्मपत्रिका के दशमेश शनि नीच राशि में है दशांश कुंडली में, और दशांश कुंडली के दशमेश गुरु नीच राशि में होके अष्टम में चले गए। इसलिए बृहस्पति ने अशुभ फल देने शुरू कर दिए। इसके अलावा दशांश कुंडली में ही मंगल और गुरु शुक्र युति जो है, 8वें भाव में गुरु शुक्र हैं और दूसरे भाव में मंगल है नीच राशि में, वो आमने सामने, उन्होंने इस योग को भंग कर दिया। नीच के गुरु और नीच के मंगल जब आमने सामने होते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा मूल जन्म पत्रिका में उच्च के गुरु और उच्च के मंगल जब आमने सामने होते हैं
तो ससुराल आना जाना बहुत कुछ संभव है। और ये दशांश कुंडली में ये योग है तो ससुराल में आना जाना लगता रहेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सांस नहीं लेने देंगे ईडी और सीबीआई। ससुराल से मतलब समझते हैं ना आप, शाही लोगों की ससुराल बड़ी ही होती है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, राजयोग जिन लोगों की कुंडली में है उनमें सूर्य का षडबल ऊंचा होना जरूरी है। षडबल ज्योतिष जगत की ऋषियों की दी हुई वह व्यवस्था है जिसमें 6 तरह के फॉर्मूलों से किसी ग्रह का समेकित कुल मिलाकर टोटल स्ट्रेंथ निकाली जाती है। उस षडबल पद्धति में मान लो 1.00 एवरेज हर ग्रह का आना ही चाहिए, पर इनका 0.89 ही है। सूर्य का षडबल जो महान राजयोग देने वाले हैं, जो महान लोकप्रियता देने वाला हाउस है, उनका चौथा भाव जिसके स्वामी हैं, उनका षडबल 0.89 है। जैसे भगवान ने इनके जन्म के समय 11% GST काट लिया था। यानी राजयोग तो देंगे पर उस राजयोग को आपके पतन का माध्यम भी बना देंगे। एक दिन आप सब कुछ पालेंगे और एक दिन आप सब कुछ खो देंगे, जमीन भी, शोहरत भी। तो चंद्रमा भी उनके पाप का अंतर्यम है। देखिए 12वें भाव में वक्री शनि नीच राशि में और चंद्रमा साथ बैठे हैं, तो ये और मंगल और शनि इनके कई वर्गों में केंद्रीय प्रभाव में, जिसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। यही कारण है कि जब अब शनिदेव कुंभ राशि में होकर उत्थान और पतन की कहानी दे रहे हैं कि शनि जाते जाते सब कुछ ले जाएंगे। अभी मार्च 25 तक यही हैं और जैसे जैसे वो सरक रहे हैं आगे आगे, वो सब कुछ ले जाने की तैयारी में है। तो शनि ने अपना परिणाम दे दिया और जैसे ही मंगल शनि के ऊपर आए ट्रांजिट में आसमान में, आज के दिन 21 मार्च को, जैसे ही मंगल शनि के ऊपर विचरण आए, इन दोनों ने अपना खेला कर दिया। क्या कहा जाए आगे के लिए? मेरा यह मानना है कि 2026 से शुरू होने वाली शनि महादशा भी इनको अच्छे परिणाम नहीं देगी। अगले 10-12 वर्षों तक इनको कानूनी मुकदमों से इनसे छुट्टी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इनके राजयोग का समय समाप्त हो चुका है, इनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी कानूनी दांवपेच से वापस जनता में लोकप्रिय हो सकेंगे। इसलिए ग्रहों की बात सुनिए, समझिए। अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि जनता जनार्दन से और ईश्वर से और ग्रहों से उनको क्षमा मांगनी चाहिए, बड़े अनुष्ठान कराने चाहिए। अगर ग्रहों ने क्षमा कर दी तो वो बचेंगे, वरना बहुत वर्षों तक भुगतते रहेंगे।